हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल KFA लीगल। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेटजी टू कवर भारतीय साक्ष्य अधिनियम फॉर क्लैट पीजी 2026। आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो रिप्लेस हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। और अब ये नया जो लॉ है वो सब एग्जाम्स में आ रहा है, तो हम देखेंगे कि कैसे इसको कवर करना है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देखो, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज की जो डेट है वो है 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बना तो मैं 18 को रहा हूँ, लेकिन मैं 19 को अपलोड करूँगा, इसलिए ये बोल दे रहा हूँ। तो आज से करीब करीब 2.5 महीने रह गए हैं, 2.5 मंथ्स। क्लैट पीजी 7 दिसंबर को है, तो करीब करीब मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 महीने रह गए हैं। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको इन 2.5 महीनों में अगर कवर करना हो, मतलब पूरे 2.5 महीने आप सिर्फ बीएसए को नहीं दे देंगे, आप कितने देंगे, मान लीजिए कि 5 से 6 दिन या 7 दिन दे देंगे। और वो भी कितना, जब मैं कहता हूं 5, 6 या 7 दिन, तो ये मत माना करिए कि पूरे दिन मैं बीएसए ही पढ़ूंगा। इसका मतलब है कि 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट जो आप बनाते हैं, जैसे दिन में अगर आप 4-4 घंटे के 3 स्लॉट बनाते हैं, तो उनमें से एक जो स्लॉट होगा 4 से 5 घंटे का, वो आप देंगे और 7 दिन तक देंगे, तो जाके आपका बीएसए हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 5 या 6 दिन में हो जाएगा। और हाँ, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन वाइज, इस पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सेक्शन वाइज प्रोसीड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 3 पार्ट्स में सेक्शंस को डिवाइड करूंगा। सबसे पहला होगा, उसमें आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, प्लस आपको उसके अंदर का कंटेंट भी याद रखना है, प्लस आपको केस लॉ भी याद रखने हैं। कुछ सेक्शन ऐसे सेक्शन होंगे, जैसे मान लो कि डाइंग डिक्लेरेशन का सेक्शन हो गया, तो ठीक है, उसके आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, कंटेंट भी याद रखना है और केस लॉ भी याद रखना है। दूसरे जो सेट ऑफ सेक्शंस होंगे वो होंगे जिसमें आपको सेक्शन नंबर याद रखना है प्लस कंटेंट याद रखना है। ठीक है, इसमें केस लॉ आपको याद नहीं रखना है। अब तीसरा एक सेट आएगा जिसमें आपको सेक्शन नंबर भी नहीं याद रखना है और सिर्फ कंटेंट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो हमें नहीं याद रखना है कि किस सेक्शन में दे रखा है या फिर कौन सा केस लॉ। तो हमको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस होता है और उसके बाद जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन होता है। तो कुछ होते हैं ऐसे जिनका हमको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब सेक्शन नंबर प्लस कंटेंट जो है, आप जैसे मान लीजिए कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है, उसका आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको केस लॉ नहीं याद रखने हैं, लेकिन इसमें मान लो रेस जस्टे है, रेस जस्टे, उसके आपको केस लॉ भी याद रखने हैं। कोई भी चीज इंसिडेंटल थी या एक्सीडेंटल थी, वो जो सेक्शन है, सेक्शन जो 13 और 14 था, उसके आपको सिर्फ सेक्शन नंबर और कंटेंट याद रखना है, उस पर केस लॉ नहीं याद रखना है। तो इन 3 कैटेगरी में एज फार एज क्लैट पीजी इज कंसर्न, हम लोग बीएसए के सब सेक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, कि पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है या तीसरी कैटेगरी है। मैं जब वहां बोलूंगा कि ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है, तो आप अपने आप समझ जाइएगा। बार बार रिपीट करने से वीडियो बड़ा भी होगा और हम लोग को ज्यादा समय भी लगेगा, और इतना समय ना आपके पास है और ना मेरे पास है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो आ गया सेक्शन 1। ये वही तीसरी वाली कैटेगरी है कि आपको सिर्फ कंटेंट याद रखना है, वो भी ये नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा किसमें, क्लैट पीजी में। क्लैट पीजी में इससे एक क्वेश्चन बन सकता है और वो है कि एप्लीकेशन कहां पे है। तो एप्लीकेशन का मतलब जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें और डीप में जाएंगे तो अच्छे से होगा, लेकिन वो हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लगता है किसी भी कोर्ट में। लेकिन एक्सेप्शन 2 हैं, एक है एफिडेविट और एक है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। तो यही 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पे आ सकता है, इसी से आपको रिलेट करके आ सकता है। तो वो भी कंटेंट आएगा, सेक्शन नंबर आपसे नहीं पूछेंगे वो। ये हो गया। उसके बाद डेफिनेशन की बात आ जाती है। तो डेफिनेशन है जिसमें आपको तीनों चीजें याद रखनी होती हैं, सेक्शन नंबर भी, कंटेंट भी, और उसका अगर कोई केस लॉ है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोर्ट की, डॉक्यूमेंट की, एविडेंस की। अब तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसमें आ गया है तो उसकी भी है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक अलग सेक्शन है इस पे। उसके बाद प्रूव्ड क्या होता है, डिस्प्रूव्ड क्या होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है, प्रिजम्पशंस तीनों तरीके के, मे, शैल, कंक्लूसिव। तो आपको सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिजम्पशन एंड शैल प्रिजम्पशन। अगर कंक्लूसिव प्रूफ है तो क्या वो रिबटेबल है कि इररिबटेबल है, या फिर शेल जो प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए सेक्शन 2 आपको अच्छे से आना चाहिए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3। इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि इसका कंटेंट क्या है। इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग पार्टीज में गिव एविडेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू और एनी अदर फैक्ट डिक्लेयर रेलेवेंट बाय द एक्ट। कि देखो सिंपल चीज है, ये बताता है, ये आगे के लिए समा बांधता है और ये कहता है कि किसके एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो अगर कोई फैक्ट इन इशू है उसके लिए हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, या फिर कोई रेलेवेंट फैक्ट है उसके लिए दे सकते हैं। ये आपको कंटेंट पता होना चाहिए, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मैं आपको सिर्फ सेक्शन बताऊंगा। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, प्लीज इन पे रिलाय मत करना, क्योंकि ये मेरे लिए हैं, इनको सिर्फ मैं समझ सकता हूं। मुझे पता है कि मैंने अगर नोट किया है तो कैसे है, या मैंने अंदर रखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन क्लॉज था तो मैंने कोट बस बोल दिया और इतना लिख दिया। ठीक है, बाकी क्या है वो मुझे पता है, मेरे दिमाग में चल रहा है। तो इनसे आप ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स हैं इन्हीं को रिफर करके चले जा रहे हैं। यहां से आपको एक चीज ले जानी है, वो ये है कि आप कौन से सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, कौन से सेक्शन को थोड़ा कम अच्छे से पढ़ेंगे, और कौन से सेक्शन में आपको जो कंटेंट है वही याद रखना है। तो भले ही आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो बेयरक्ट ले लीजिए साथ में, और नहीं तो एक कॉपी ले लीजिए जिसमें लिख लीजिए, इन 3 कैटेगरी में से डिवाइड कर लीजिए इसको 3 कैटेगरी में, और अपना लिखते रहिए कि ये सेक्शन इसमें है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 4, सेक्शन 4 है रेस्ट जस्ट। ये पहली कैटेगरी में है। इसके आपको सेक्शन भी याद होना चाहिए, इसका आपको कंटेंट भी याद होना चाहिए, और इसके आपको केस लॉ भी याद होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज होती है जो ट्रांजैक्शन वाली आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही ट्रांजैक्शन में होता है। ये इट इज एन एक्सेप्शन टू हियर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सेक्शन 4 को आपको अच्छे से कवर करना है। सेक्शन 5 जो है उसमें केस लॉ में आप ज्यादा मत जाइए, लेकिन आपको सेक्शन का नंबर याद होना चाहिए और सेक्शन का कंटेंट याद होना चाहिए। जो मैंने ओशन करके, आप मेरे नोट्स में जाएंगे तो मैंने उसको बताया कि क्या क्या चीजें रेलिवेंट होती हैं। ओकेजन, कॉज या इफेक्ट, इफेक्ट अदरवाइज हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, वो रेलिवेंट होगा। स्टेट ऑफ थिंग्स रेलिवेंट होंगी, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नहीं। तो ओशन करके मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है मेरे नोट्स में, वो आप विजय यात्रा में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी सेक्शन 5 को। उसके बाद सेक्शन 6 आ गया। सेक्शन 6 भी वही सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है। आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, उसका कंटेंट याद रखना है। देखिए इसमें क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को रेलेवेंट किया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि कंडक्ट भी जो है, कंडक्ट के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से इसमें पढ़ना होगा कि कंडक्ट का मतलब होता है एक तो जो प्रीवियस कंडक्ट है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी है। मतलब अगर कोई मर्डर हो रहा है, कहीं पे मर्डर हुआ है और उसके बाद देखा गया है कि ए ने जैसे ही देखा कि मर्डर हुआ और पुलिस आई, ए तुरंत भाग गया, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गई, ये भी रेलेवेंट होती है। वो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके भी आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको अगर शुरुआत में बताऊं तो शुरुआत के, क्योंकि 170 सेक्शंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, तो शुरुआत के ज्यादातर सभी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, बस कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको केस लॉ भी याद करने हैं, सेक्शन नंबर भी याद करना है और कंटेंट भी, और कुछ में इन तीनों चीजों को नहीं याद करना है, सिर्फ कंटेंट या केस लॉ से भी, सेक्शन नंबर से भी काम चल जाएगा। तो वही मैं आपको मार्क करा रहा हूं। बाकी अगर आप मुझसे पूछिए ना, अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो मैं कहूंगा कि मैं 66 तक तो सबको इंपॉर्टेंट मानता हूं, बीच में 4-5 को छोड़ के। उसके बाद के जो इधर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। प्रिजम्पशन को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉपल इंपॉर्टेंट है। और फिर इधर साइड क्या है, आपको सेक्शन नंबर ज्यादा नहीं याद रखने, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आगे चलेंगे तो हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी तो ये हम लोग कहां पे हैं, हम लोग हैं सेक्शन 6 पे। तो इसके लिए आपको वही करना है। सेक्शन 7 आ गया, सिमिलर चीज है। यहां से आपको टीआईपी को देख लेना है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है यहीं से निकल के आती है। इसका भी आपको अच्छे से करना है, इसमें केस लॉज भी करने हैं और ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है। ये कंस्पिरेसी की बात करता है, इसको भी आपको अच्छे से करना है, इसमें केस लॉ और सब कुछ आपको करने हैं। सेक्शन 8 भी उसी तरीके का है। ठीक है, सेक्शन 9 है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट व्हेन रेलिवेंट। ये सेक्शन 11 जो हुआ करता था भारतीय वो इंडियन एविडेंस एक्ट का, जहां से प्ली ऑफ एलिबाई निकल के आता है। दूधनाथ पांडे वाला आपने केस सुना होगा, प्ली ऑफ एलिबाई निकल के आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसको भी आपको पहली कैटेगरी में रखना है। उसके बाद आ जाता है सेकंड कैटेगरी, इसको आपको सेकंड कैटेगरी में रखना है। इसमें केस लॉस आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिमिलर सेम थिंग इसके लिए है, आपको इसमें सिर्फ सेक्शन नंबर थोड़ा याद रख लीजिए, रखना और रखिए ना रखिए, थोड़ा आपको पता होना चाहिए अंदर क्या है, केस लॉ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आगे, ये सेक्शन नंबर आपको याद होना चाहिए और आपको अंदर का कंटेंट थोड़ा पता होना चाहिए बस। और सेक्शन नंबर भी इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि ये तो आपको याद होने ही चाहिए। बाकी आपके पास समय है तो और भी याद कर सकते हैं। सेक्शन 13 आ गया, फैक्ट्स बियरिंग ऑन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। वही चीज जो भी मैं बोल रहा था सेक्शन 13 में आ गया। क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि आप सी हैं, मतलब छोड़ो सी नहीं बोलूंगा, आप ए हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं,
आपका एक घर बना था, उसमें आपको आपके घर में आग लग गई और आप गए हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास ये कहते हुए कि सर मैंने इंश्योर्ड कराया था अपना घर, मेरे घर में आग लग गई है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनवाया था, मुझे इसका जो भी क्लेम होता है वो दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, आप कर रहे हैं, आपने खुद आग लगाई है। कोर्ट में मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने कहा आप कैसे कह सकते हैं, तो वो कहेंगे एक पैटर्न बन रहा है सर, ये हर बार घर बनवाता है, आता है इंश्योरेंस करवाता है, 6 महीने बाद ये फिर जला देता है, फिर पूरा पैसा ले जाता है, फिर घर बनवाता है, फिर यही काम कर देता है, फिर जला देता है, फिर कंपनी से पैसा ले जाता है। तो सर ये एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, पैटर्न बन रहा है, तो वो इसमें कवर होता है। तो इसको उसी तरीके से पढ़िएगा आप। सेक्शन 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना हो जानिए, ना जानना हो ना जानिए। अब सेक्शन 15 से एडमिशन आ जाता है। तो एडमिशन में क्या करना है, आपको सेक्शन 15 तो याद करना है, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसका केस लॉ भी आपको याद रखना है, लेकिन ये जो सेक्शन नंबर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद होना। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी, या फिर एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट, की भाई कौन कौन एडमिशन कर सकता है, किसके खिलाफ एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, और एडमिशन के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन ये जानना, ये क्लैट पीजी नहीं पूछेगा कि किस सेक्शन में दे रखा है। तो you should know the concept of admission, any case law related to it, but it is not necessary for you to remember these section number। और कहां तक, 21 तक। 21 तक आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 22 पक्का याद रखना है। क्यों? क्योंकि कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस, पहले इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होता तो कोर्जन शायद नया जुड़ा है, एक कोई नई इसमें चीज जुड़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए। उसके बाद कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ये आपको सेक्शन नंबर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 25 और 27 है, दोनों कंबाइन करके सेक्शन 23 ऑफ बीएसए में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन जरूर याद होना चाहिए। पूछ सकते हैं कि डिस्कवरी किस में आ गया है, पहले डिस्कवरी जो सेक्शन 27 में होता था, अब सेक्शन 23 में आ गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन, जॉइंट ट्रायल की बात है, आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना, आपको सब कुछ याद रखना है। ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है। ये जो है ये दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है। कोई केस लॉ इसमें नहीं याद रखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन स्टॉपल होते हैं। मतलब कि अगर मैंने एडमिट कर दिया है कोई चीज तो मैं वापस नहीं जा सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें केस लॉ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आ गया डीडी, डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है। सेक्शन नंबर, कंटेंट और केस लॉ तीनों आपको आने चाहिए, तीनों। सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ लें काफी है, बैरक पढ़ लें काफी है। 28 कुछ नहीं, रीडिंग मान लीजिएगा। 29 मैं क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, फिर आपको बता दूं क्लैट पीजी ये मुश्किल है कि पूछे। सेक्शन 30 अगर वैसे तो फिर सभी वो पूछ लेगा, लेकिन अगर आपको हटाना ही है तो कुछ तो हटाना पड़ेगा, तो आपको सेक्शन 28 भी हटा सकते हैं, 29 भी हटा सकते हैं, 30 भी हटा सकते हैं, आप 31 हटा सकते हैं, 32 हटा सकते हैं, 33 हटा सकते हैं, और फिर आ जाता है ये सूट वाला जिसमें आपको 34 आपको याद रखना है, और 35 का तो आपको सब कुछ याद रखना है, क्योंकि 3 सेक्शन ऐसे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते थे, उनमें से एक ये है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं इनकी आपको रीडिंग कर लेनी है, लेकिन सेक्शन नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो सेक्शन 37 हो चाहे 38 हो। उसके बाद सेक्शन 39 आपको वैसे ही पहली कैटेगरी में फॉल करेगा। आपको ओपिनियन एक्सपर्ट किस सेक्शन में दे रखा है, उस सेक्शन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, आपको सब पता होना चाहिए। केस लॉ पता होना चाहिए, वेदर मेडिकल ओपिनियन विल बी प्रेफर्ड ओवर ओकुलर एविडेंस और नॉट, आई विटनेस के ऊपर हम लोग मेडिकल ओपिनियन को प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहली कैटेगरी में फॉल करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद सेक्शन 40 ठीक है पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर याद करने लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, केस लॉ करने लायक नहीं है, लेकिन कंटेंट आपको पता होना चाहिए। सेम गोज विद सेक्शन 41, 42 आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कंटेंट का अंदाजा हो, लेकिन बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि क्लैट पीजी आपसे सेक्शन नंबर पूछे या इससे केस रिलेटेड कोई पूछे। अगला आपको जो सेक्शन याद रखना है वो सेक्शन 45 याद रखना है, जो कि उसी की बात करता है कि ग्राउंड जो आपके ओपिनियन के हैं, जैसे अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं तो किसी ना किसी के तो बेस पे दे रहे होंगे ना, आपने कुछ ना कुछ तो उसमें लाया होगा कि हाँ भाई फिंगरप्रिंट इनके हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे पैटर्न इनके मैच कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट कर देता है सेक्शन 45, आपको ये पता होना चाहिए।
इसके बाद जो आता है वो आता है कैरेक्टर के एविडेंसेस। कैरेक्टर के एविडेंसेस में आपको फिर बता दूं, सेक्शन नंबर और केस लॉ याद करना इतना जरूरी नहीं है जितना कंटेंट याद रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी 46 आपको याद कर लीजिएगा। और एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट है 48, ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। देखिए कैरेक्टर की क्या बात होती है ना, कि सिविल केसेस में कैरेक्टर जो होता है वो इररेलेवेंट होता है, कि भाई मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, अरे उससे क्या मतलब है कि तुम्हारे घर में कितना तुम्हारा हिस्सा है, कोई मतलब नहीं है। और क्रिमिनल केसेस में बैड कंडक्ट जो होता है पुराना, वो इररेलेवेंट होता है, ठीक है, वो नहीं रेलेवेंट होता है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस दे रहा है, या फिर प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस नहीं दे सकता है कि ये भाई जो एक्यूज्ड है इसका कंडक्ट, इसका कैरेक्टर जो है वो बैड है, ये नहीं कह सकता है प्रोसिक्यूशन पहले, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो। लेकिन अगर एक्यूज्ड या डिफेंस ये कहता है कि साहब मेरा आदमी तो बहुत अच्छा है, तो इसको रिबट करने के लिए फिर बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। तो मतलब कि अगर हम लोग क्रिमिनल केसेस में बात करें, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आते हैं प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। इसका मतलब कि प्रोसिक्यूशन नहीं कह सकता है पहले ही आके कि साहब ये तो बैड कैरेक्टर का आदमी है। इसके दो एक्सेप्शन भी होते हैं, जो आप जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस जो कन्विक्शन होता है वो लाया जा सकता है। लेकिन ये जो मोटा मोटा कहता है वो ये कहता है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी भी केस में पहली बार ये एविडेंस नहीं ला सकता है कि साहब ये तो बैड कैरेक्टर का है। लेकिन अगर ज्यादा चुल हो रही है एक्यूज्ड को कि भाई बताओ यार मैं तो कितना अच्छा आदमी हूं, और उसने बोला कि सर ये तो बहुत गुड कैरेक्टर है, तो प्रोसिक्यूशन उसको रिबट करने के लिए फिर बैड कैरेक्टर के एविडेंसेस दे सकता है, और उस समय वो रेलेवेंट होंगे। इसको जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ा जाए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनके आपको अंदर की चीजें पता होनी चाहिए, भले ही आपको सेक्शन नंबर ना पता हो। सॉरी, हेलो हेलो, मैं वीडियो बना रहा हूं, भी करता हूं, ठीक है। तभी मैं दिन में वीडियो नहीं बनाता हूं, पता, क्योंकि किसी ना किसी को कॉल आ ही जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स एज अफेक्टिंग डैमेजेस आपको अंदर पता होना चाहिए। आपने याद है अभी हम लोग ने सेक्शन 12 जो था वो, अब शायद सेक्शन क्या होगा, सेक्शन 12 हो गया, वो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भी डैमेजेस की बात करता है, तो उसको इससे लिंक करके पढ़ा जा सकता है, याद रखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जहां पे जुडिशियल नोटिस ली जा सकती है, जहां पर जुडिशियल नोटिस ली जा सकती है, किन किन मैटर्स की ली जा सकती है वो सेक्शन 52 में है, तो वो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनके सेक्शन नंबर और कॉन्सेप्ट थोड़ा याद कर लीजिए, केस लॉ की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो फैक्ट एडमिट कर लिए गए हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसको उससे लिंक करिएगा जहां पे कहा गया था कि वो कंक्लूसिव प्रूव नहीं होते हैं, लेकिन स्टॉपल के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बता दें कि अगर कोई फैक्ट एडमिट भी हो जाता है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है वैसे जनरली, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कह सकती है नहीं प्रूव करो। ये कोर्ट के पास डिस्कशन होता है, इसके प्रोविजन को जब आप पढ़ेंगे इस सेक्शन के प्रोविजन को तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कवर हो गया हम लोगों का यहां तक का पार्ट। अगर हम लोग देखें तो यहां तक का हम लोगों ने कवर कर दिया, जो पहला पार्ट होता है इसके फर्स्ट 50 जो भी सेक्शन होते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं पार्ट 2, जो डॉक्यूमेंट, अच्छा यहां तक हम लोग ने कर दिया, सॉरी यहां तक हम लोग ने कवर कर दिया है। वैसे पार्ट 2 मोटा मोटा अब चालू होगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, क्या प्राइमरी एविडेंस होते हैं, कब प्राइमरी एविडेंस दिए जाने चाहिए, कब सेकेंडरी एविडेंस दिए जाने चाहिए, कैसे सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ पे जाएंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ के बाद फिर हम लोग एस्टॉपल पे जाएंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग कैसे कैसे विटनेस आएगा, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब देखा जाएगा। ये हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और मुझे लग रही है गर्मी, मुझे चाहिए 5 मिनट का ब्रेक। थैंक यू। अभी तुरंत मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको डाल दूंगा, ठीक है, ओके।